हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। कैसे नोमैड्स का मतलब होता है घूमने वाले, जो घूमंतु जाते होते हैं उनको नोमैड्स कहते हैं। और मोबाइल पीपल यानी कि जो एक वन प्लेस टू दूसरी प्लेस अदर प्लेस पर मूव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल पीपल। वन प्लेस टू अदर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, उनको मोबाइल पीपल करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेज वर ट्रेवल्ड बाय द नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट विद देयर एनिमल्स। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो जानवरों को पालते हैं, उनको कहते हैं। तो वो अपने जानवरों के साथ एक लंबा डिस्टेंस, लंबी दूरी वो तय करते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। वो मिल्क और दूसरे जो पेस्टोरल यानी कि जो जानवरों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट थे, उन पर उनकी आजीविका जिंदा रहती थी। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंसेज। वो क्या करते थे? वूल है, घी है ना, ऐसी सारी चीज़ें जो सेटल्ड उस जिस एरिया में वो जाते, उस एरिया में जो एग्रीकल्चर, जो खेती, जो किसान होते, उनसे वो अनाज के बदले, कपड़े के बदले, बर्तनों के बदले और दूसरे जो चीज़ें होती उनके बदले अपने वूल का, घी का एक्सचेंज करते थे। और इस तरीके से उनकी जो पर्सनल नीड थी वो पूरी होती थी। While they moved from one place to another, they bought and sold these goods, transporting them on their animals. जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाते थे, तब वो क्या करते? इन चीज़ों को खरीदते और बेचते थे अपने, और उन चीज़ों को वो अपने जानवरों पर लाद कर ले जाते थे। अच्छा, यहाँ पर ये देखो एक ग्रुप दिख रहा है मोबाइल ट्रेडर्स का, है ना। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर नट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नट्स कलेक्ट कर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? वो कैमल्स की बैक पर डाल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स जो हैं वो जो इंडिया में आते हैं अपने सामान के साथ में, और बंजाराज जो दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लोकल मार्केट में उनको बेचते हैं। अच्छा, नोमैड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो चरवाहे होते हैं। पेस्टोलॉजिस्ट का मतलब होता है चरवाहे, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों के साथ में। और उसी तरीके से जो दूसरे जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है ना, और कोई एंटरटेनर यानी एंटरटेन करने वाले जो पर्सनस होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना काम, ये जो ऑक्यूपेशन होता है उनको वो करते हैं। नोमैड्स और जो इटिनरेंट ग्रुप्स होते हैं दोनों सिमिलर होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं? यूजुअली सिमिलर प्लेसेस पर हर साल जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स वर्क द बंजारास। जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेडर्स थे वो बंजारास थे। द कारवा वॉज नोन एज टांडा। उनका जो कारवा था उनको टांडा कहा जाता था। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास। अच्छा, आपने चैप्टर 3 में देखा होगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो अनाज को मार्केट तक, लोकल मार्केट तक लाने के लिए, सिटी की मार्केट तक लाने के लिए बंजारों का यूज़ करता था। Emperor Jahangir mentioned in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. जो किंग जो जहांगीर था उसने भी अपने मेमोरीज में ये बताया है कि बंजारा जो थे वो अनाज बुलक्स पर अपनी गाड़ियों में लेकर आते थे और फिर वो टाउन्स के अलग अलग एरिया में उनको बेचते थे। It was during military campaigns that they transported food grain for the Mughal army. अच्छा, जब सैनिक अभियान होते तब भी वो मुगल आर्मी के लिए अनाज लेकर जाते। देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन अलॉन्ग विथ अ लार्ज आर्मी। एक जो बड़ी आर्मी होती उसके साथ लगभग 1 लाख जो बुलक्स थे वो अनाज लेकर साथ में चलते थे। अच्छा, बंजारास, जब अर्ली 17th सेंचुरी में पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर था, जब वो इंडिया में आया था तो उसने बंजारों के बारे में लिखा था कि इन द मॉर्निंग वी मेट द टांडा ऑफ बंजारास विथ 40,000 ऑक्सन। सुबह सुबह हमको बंजारों का एक ग्रुप मिला जिसमें लगभग 14,000 बैल थे। दे वर ऑल लेडन विथ ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। उन सभी की ऊपर जो अनाज होता है, जैसे गेहूँ है, चावल है, वो लादा हुआ था। ये बंजारा जो थे वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा रहे थे। वन टाडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। एक जो इन बंजारों का ग्रुप होता है उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती है। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ करियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो सिमिलर टू दैट ऑफ करियर्स, उनके जैसी होती है, जो कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे ऑन देयर ऑक्सन, उनके अपने बैल होते हैं।
दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स। कभी कभी उनको व्यापारी हायर करते थे, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो खुद ही व्यापारी होते थे। दे बाय ग्रेन्स वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेस वेयर इट इज़ डियरर। वो क्या करते थे, उस जगह से अनाज खरीदते जहाँ पर यह सस्ते में मिल जाता, और फिर उसको वहाँ ले जाकर बेचते जहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत होती। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्शन विथ एनीथिंग। फिर वहाँ से वो क्या करते, अगेन जो भी वहाँ पर प्रॉफिटेबल चीज़ उनको मिल रही होती, जहाँ पर वो जो चीप चीज़ थी उन्होंने बेची और उनको प्रॉफिट हुआ, अगर दूसरी कोई चीज़ प्रॉफिट में मिल रही होती तो वो वहाँ से अपने जो है वो रीलोड कर लेते। इन अ टेंडर देयर मे बी एज मैनी एज 600 or 700 पर्सनस। एक टेंडा में लगभग 600 से 700 लोग होते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 मील्स अ डे। वो एक दिन में 6-7 मील से ज़्यादा नहीं चलते थे। दैट टू इन द कूल वेदर, चाहे कूल वेदर हो तभी वो 6-7 मील तो चलते ही चलते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देर इज़ इनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। जब वो अपने बेलों से जो सारा सामान है वो उतार लेते तो वो उन्हें फ्री छोड़ देते कि वो जहाँ चाहे वहाँ जाके वो चरे, और वहाँ पर उन्हें कोई मना ही करने वाला भी नहीं होता था। Lost of pastoral tribes reared and sold animals, but such as cattle and horses to rich people। कि बहुत सारी जो ऐसी जनजातियाँ थी जो अपने जानवरों को खरीदती बेचती थी, पालती थी, वो कैटल के रूप में, और जो हॉर्सेस होते हैं वो जो थे वो अमीर लोगों तक पहुंचाते थे, उन्हें बेचते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। अलग अलग कास्ट के जो पेडलर्स थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। दे यूज टू मेक एंड सोल्ड वार्स लाइक रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोर्स सेक्स। जो कट्टे होते हैं, जो कोर्स रफ जो सेक्स होते हैं, वो रस्सियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें वो बनाते थे और बेचते थे। मेंडिकेंट्स समटाइम्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। कभी कभी वो एक वेंडरिंग मर्चेंट्स के जैसे भी काम करते थे। फॉर लिवलीहुड द कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स वुड परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस। अच्छा, जिंदा रहने के लिए कुछ जो एंटरटेनर की जातियाँ होती थी, जो एंटरटेन करती थी लोगों को, जो खेल तमाशे दिखाते थे, वो अलग अलग टाउन में जाकर, अलग अलग गांव में जाकर परफॉर्म करते थे। अच्छा, चेंजिंग सोसाइटी, उसके बाद कैसे समाज में बदलाव आया और नई जो कास्ट है और जो हिरेकीज है वो आई। पीपल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू। जैसे समाज बढ़ता गया तो लोगों की स्किल्स भी बढ़ती गई और उसी के साथ जो नीड्स है वो भी बढ़ी। विद इन वर्नास स्मॉलर कास्टेज और जातीज इमर्ज। फिर वर्णा के अंदर छोटी छोटी जातियाँ जो है वो उभरी। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अमोंग द ब्राह्मण्स न्यू कास्ट केम अप। ब्राह्मण के अंदर एक नई कास्ट आई। मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टैच्यू ऑफ जातीज, स्टेटस ऑफ जातीज। बहुत सारी जो जनजातियाँ थी और जो सामाजिक समूह थे, उन्होंने कास्ट बेस्ड जाति प्रथा पर आधारित जो समाज था वो अपना लिया था, है ना, और उन्होंने उन्हें जाति का स्टेटस दे दिया गया था। ब्राह्मणास रिगार्डेड स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस। ब्राह्मणा ने कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस बताए थे, जैसे कि स्मिथ है, कारपेंटर्स एंड मेसर एज सेपरेट जातीज। इनको अलग अलग जातियाँ बना दिया। जातीज बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इन प्लेस ऑफ वर्णा। फिर जाति जो है वो जो समाज बनाने का बेस बन गई वर्ण की बजाय। डेलिब्रेशन ऑन जाति। अ 12th century inscription from उयाकोंदन उडियार लोकेटेड इन तिरुचिरापल्ली तालुका, ये तमिलनाडु है आज का। डिटेल द डिस्कशन ऑफ ब्राह्मणास इन अ सभा। उन्होंने सभा में ब्राह्मणों के बारे में डिस्कशन बताया है। दे प्लान्ड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप रेफर्ड एज रथकारस, है ना। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप का स्टेटस बनाया, जैसे रथकारस, है ना। रथकार कौन होते थे, लिटरली जो रथ बनाने वाले थे। चैरियट का मतलब होता है रथ, और मेकर्स यानी रथ बनाने वाले होते थे, उनको क्या कहते हैं, रथकार। दे मेंशन्ड देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू कंटेन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल इमेजेस इन देम, मेकिंग वुडन इक्विपमेंट यूटिलाइज टू डू सेक्रीफाइस, बिल्डिंग मंडपास, प्रिपेयरिंग एसेसरीज फॉर द किंग। तो वो क्या करते थे, वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन करते थे, जैसे कि आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग के कुछ बनाना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे रथ बनाते थे, मंदिरों के जो बाहरी जो दरवाजे होते थे उनमें इमेजेस वगैरह बनाना है, या फिर लकड़ी की कोई इक्विपमेंट्स बनाने हैं। उसके अलावा जो मंदिर के अंदर जो मंडप होते हैं वो सब बनाने, राजा के लिए एसेसरीज बनाना, ये सारे काम वो करते थे।
New Rajput clans became powerful by the 11th and 12th century among the Kshatriyas. क्षत्रिया के अंदर एक नई राजपूत जाति उभर कर आई थी. दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as हुणास, चंदेल्स, चालुक्यास एंड अदर्स. वो अलग अलग जो लाइनेजेस थे उनसे बिलोंग करते थे, जैसे हूण है, चंदेल है, चालुक्य है. फ्यू ऑफ दीज टू वर ट्राइब्स अर्लियर. इनमें से कुछ तो पहले जनजातियां ही थी. मेनी ऑफ दीज क्लैंस वर रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. इनमें से बहुत सारे जो क्लैंस थे वो राजपूत के रूप में पहचाने जाने लगे. स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया, स्पेशली जो खेती वाला एरिया था. दे स्लोली रिप्लेस द ओल्ड रूलर्स. उन्होंने जो पुराने जो राजा थे उनको रिप्लेस कर दिया. हियर रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स एंड द डेवलप्ड सोसाइटी वॉज डेवलपिंग. यहाँ पर राजा जो होता था वो अपनी समृद्धि का, अपनी संपत्ति का यूज करके पावरफुल स्टेट्स बनाता और समाज को वो डेवलप करता. एन एग्जाम्पल वॉज सेट फॉर द ट्राइबल पीपल टू बी फॉलोड बाय द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स. अच्छा, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है ट्राइबल पीपल के लिए कि ताकि वो राजपूत के जो जाति है उनमें जो रूलर की पोजीशन है उसको फॉलो करने के लिए कि कैसे आप वो कर सकते हो. मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. बहुत सारी जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, वो जाति प्रथा का पार्ट बन गई थी, हिस्सा बन गई थी विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणा की हेल्प से. बट द रूलिंग क्लास कुड ओनली बी जॉइंड बाय द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज. लेकिन जो रूलिंग क्लास था, जो शासन करने वाली जो कैटेगरी थी, वो सिर्फ जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, जो मुख्य जो ट्राइबल परिवार थे, वही ज्वाइन करते थे. द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी वॉज ज्वाइंड बाय अ मेजोरिटी. और जो मेजोरिटी, ज़्यादातर लोग जो थे वो लोअर जाति की जो कास्ट थी समाज था उस पर उसको ज्वाइन करते थे. अ लॉट ऑफ डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक्सेप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली. और बहुत सारी जो पंजाब की जो मेन जो ट्राइब्स थी, सिंध की मेन ट्राइब्स थी और नॉर्थ वेस्ट की जो फ्रंटियर्स थे, उन्होंने बहुत जल्दी ही इस्लाम भी कबूल कर लिया. दे परसिस्टेड टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. उन्होंने जाति प्रथा को रिजेक्ट कर दिया. द अनइक्वल सोशल ऑर्डर वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज. इन एरियाज में जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था उसको बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया था. विच वॉज प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. जो कि हिंदुइज्म द्वारा बताया गया था वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था. देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन सोशल चेंज अमंगस्ट ट्राइबल पीपल एंड द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स. अच्छा, सोशल जो चेंज हुआ ट्राइबल पीपल में वो और जो स्टेट्स का जो उभरना है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशन है. टू इंस्टेंस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर. उसी के दो एग्जांपल्स नीचे दिए जा रहे हैं. जैसे कि हम देखेंगे, एक क्लोजर लुक है गोंड्स का, है ना. गोंड्स लोग क्या, कौन से थे, अहम्स में कैसे चेंजेस हुए, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. अब आता है द गोंड्स. द गोंड्स लिव्ड इन अ लार्ज फॉरेस्टेड रीजन नोन एज गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स. गोंड जो थे वो एक बहुत जंगल वाला जो इलाका है गोंडवाना, वहाँ रहते थे. शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय देम. वो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैन्स. फिर ये जो लार्ज गोंड ट्राइब थी इसको छोटी छोटी क्लान्स में, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. ईच क्लान हैड इट्स ओन राजा और राय. हर एक क्लान का अपना क्या होता था, राजा होता था या राय होता था. अ फ्यू large Gond kingdom began to dominate the smaller Gond chiefs during the time when the power of the Delhi Sultans was declining. अच्छा, जब दिल्ली सुल्तान का पावर ख़त्म होने लगा तो उस टाइम क्या था, जो बड़े बड़े जो गोंड किंगडम थे उन्होंने छोटे छोटे जो गोंड के मुखिया थे, छोटे छोटे गोंड ग्रुप के जो मुखिया थे, गोंड ग्रुप थे, उनको डोमिनेट करना, उन पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया. द एविडेंस ऑफ गोंड किंगडम ऑफ गरहा कटंग with 70,000 villages is mentioned in the history of Akbar reign in the अकबरनामा. अकबर के शासन का जो अकबरनामा जो बुक लिखी गई है उसमें जो गोंड किंगडम है, गोंड किंगडम जो गारखा कटंगा की गोंड किंगडम है, तो उसमें लगभग 70,000 गांवों के साथ में वो हिस्ट्री सारी बताई हुई है. देयर वॉज सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दीज किंगडम्स. कि फिर इन राज्यों में क्या हुआ, फिर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया. इनटू गढ़स द किंगडम डिवाइडेड. जो किंगडम था, जो राज्य था, वो गढ़ में डिवाइड हो गया. अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन कंट्रोल्ड ईच गढ़. हर एक गढ़ को पर्टिकुलर एक गोंड ग्रुप क्या करता था, कंट्रोल करता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस और
नोन एज 84। फिर ये जो गोंड क्लान जो था, फिर इसको 84 विलेजेस या 84 में डिवाइड कर दिया गया। 84 वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू बरहोत्स, फिर 84 को बारहोत्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि 12 विलेजेस आते थे। ठीक है, गोंड में बड़े गोंड ने छोटे गोंड को अपने अंदर किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, छोटे गोंड जो थे फिर वो गढ़ बनने लग गए। उस गोंड सिस्टम गोंड में गढ़ जो है वो बारोत में डिवाइड हो गया। गढ़, हर एक गढ़ का एक राजा होता था। फिर वो गढ़ जो था वो 84 विलेजेस या 84 में डिवाइड हो गया। 84 जो था फिर बारहोत में डिवाइड हो गया, और हर एक बारहोत में लगभग 12 गांव आते थे। द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी वॉज चेंज बाय द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट। जब लार्ज स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स उभरने लगे, तब ये जो गोंड समाज था उसका नेचर चेंज हो गया। देयर इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोसाइटी सोशल क्लासेस। उनकी जो इक्वल सोसाइटी यानी सभी को समान मानते थे, सभी को समान मानने वाला जो समाज था, वो धीरे धीरे जो अनइक्वल, जो असमान जो सामाजिक जातियां थी उनमें डिवाइड होने लगा। ब्राह्मणास became more influential as they received land grant from the गोंड राजास। ब्राह्मणास जो थे वो ज़्यादा प्रभावित करने लगे, अपना प्रभुत्व जमाने लगे, क्योंकि उन्हें दान में गोंड राजा से ज़मीन मिलती थी। द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। और जो गोंड जो मुखिया होता था, अब वो चाहता था कि उसे राजपूत के रूप में पहचाना जाए। Therefore, अमनदास द गोंड राजा ऑफ गरखा कतंग टुक द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इसीलिए अमनदास जो गोंड राजा था गरखा कतंग का, उसने संग्राम शाह का टाइटल अपना लिया। हिज सन, उसका बेटा था दलपत, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। उन्होंने राजकुमारी दुर्गावती से शादी की थी। द डॉटर ऑफ चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा सलबाहन। महोबा सालबहान राजपूत राजा था, उसकी बेटी थी दुर्गावती, उससे उन्होंने शादी की थी। हाउएवर दलपत डाइड अर्ली। दलपत जो था वो बहुत ही जल्दी मर गया। रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 years ओल्ड सन वीर नरेन। वीर नरेन उनका 5 साल का लड़का था, तो उसकी बजाय उसकी बिहाफ पर रानी दुर्गावती जो बहुत ही सक्षम थी और इंटेलिजेंट थी, उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। द किंगडम बिकेम इवन मोर पावरफुल अंडर हर। अब उसके अंडर में राज्य जो था वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड गरहा कतंग इन 1565। 1565 में मुगल फोर्सेज ने उन पर अटैक किया। रानी दुर्गावती शोड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। रानी दुर्गावती ने उनका बहुत कड़ा मुकाबला किया, कड़ा विरोध किया। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रेदर देन टू सरेंडर। फिर वो हार गई तो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय मरना ज़्यादा अच्छा समझा। सून आफ्टर हर सन टू डाइड फाइटिंग। उसके बाद उनका बेटा भी लड़ते हुए मारा गया। गारा कतंग वॉज अ रिच स्टेट। ये एक बहुत ही अच्छी स्टेट थी, बड़ी स्टेट थी। मच वेल्थ वॉज अर्नड बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम बाय दिस स्टेट। इस स्टेट में संपत्ति प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये क्या करते थे, जो जंगली जो हाथी होते थे उनको पकड़ते थे और उनको फिर वो एक्सपोर्ट करते थे। दे कैप्चर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्स। अच्छा, वो क्या करते, उन्होंने बहुत से बहुमूल्य जो सिक्के होते हैं, हाथी होते हैं, वो बहुत बड़े अमाउंट में उन्होंने अपने अंदर में कर लिया था जब मुगल्स जो थे उन्होंने गॉन्ड्स को हराया था। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नरेन। उन्होंने क्या किया, जब मुगल डिफीटेड द मुगलों ने गॉन्ड को हरा दिया, ठीक है, उसके बाद में जो पार्ट उन्होंने अपने अधिकार में लिया था, वो पार्ट उन्होंने वीर नरेन, रानी दुर्गावती का जो बेटा था, उसके जो अंकल थे, उनको फिर से दान में दे दिया। द गोंड किंगडम येट सर्वाइव फॉर सम टाइम डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरहा कतंग। कि जब तक गरहा कतंग खत्म हुआ, उसके साथ ही साथ ये जो गोंड किंगडम थी वो भी सर्वाइव करती है कुछ देर के लिए। हाउएवर दे लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास एज दे बिकेम मच वीकर। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाद में उन्होंने स्ट्रगल किया था बुंदेलों के विरुद्ध और मराठों के विरुद्ध, और उसमें वो सक्सेस भी नहीं हुए और धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए। उसके बाद आपका आता है अहम्स। जैसे गोंड एक ट्राइबल जनजाति थी, वैसे ही अहम्स भी थे। इन द 13th सेंचुरी फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, आज का जो म्यांमार है वहाँ पर 13th सेंचुरी से अहोम मूव्ड टू ब्रह्मपुत्र वैली। अहोम जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ चले गए। बाय सप्रेसिंग, सप्रेसिंग का मतलब दबाना,
द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बुयंस यानी कि लैंडलॉर्ड्स दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट। और जब पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था, है ना, उसको द्वारा दबाने के कारण जो भुइयांस जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने एक नया स्टेट बना दिया था। दे एनेक्स द किंगडम ऑफ छुतियास। उन्होंने क्या किया, छुटियास जो 1523 में, एंड कोच हाजो, कोच हाजो, ये दो लोग थे, दो किंगडम थे, वो उन्होंने अपना उनका किंगडम जो था वो अपने अधिकार में ले लिया। एंड सप्रेस मेनी अदर ट्राइब्स ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी के दौरान और भी बहुत सी जो जनजातियाँ थी उन्हें दबा दिया गया। इन 1530s द अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट। 1530 में अहोम ने एक बड़ा स्टेट बनाया। एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स। और फिर यहीं से यहाँ के लिए उन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ कर लिया। दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स बाय द 1660। 1660 से फिर उन्होंने हाई क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। बट द अहोम्स फेस्ड मेनी इन्वेशंस फ्रॉम द साउथ वेस्ट। लेकिन इन्वेशंस यानी कि आक्रमण, अहोम को साउथ वेस्ट की तरफ से बहुत सारे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम इन 1662। 1662 में मुगल्स में मीर जुमला के अंडर में अहोम पर आक्रमण किया था। द अहोम वर डिफीटेड डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, कि अहोम बहुत बहादुर होने के बावजूद भी उन्हें हरा दिया गया था। द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो डायरेक्ट मुगल कंट्रोल था उस एरिया पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। द स्टेट ऑफ अहोम डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। ये जो अहोम का स्टेट था वो फोर्स लेबर पर डिपेंडेंट था। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर नोन एज पाइक्स, है ना। जो लोग स्टेट के लिए काम करते थे उनको पाइक्स के नाम से जाना जाता। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। और एक जनगणना भी हुई पॉपुलेशन की। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स वन बाय वन। हर एक गांव से एक के बाद एक नंबर ऑफ पाइक्स भेजे गए। पीपल फ्रॉम हाईली पॉपुलेटेड रीजन वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड रीजन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ से ऐसे एरिया पर लोगों को भेजा गया जहाँ पर बहुत कम लोग थे। अहम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। और इस तरीके से फिर जो अहम जाति थी वो टूट गई। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज। जो प्रशासन व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज केंद्र में हो गई बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज हो गया था। ड्यूरिंग वॉर नियरली ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी। अब वॉर के दौरान जितने भी जो जवान होते थे वो सारे आर्मी में जाते थे। दे यूज टू गेट देमसेल्व्स इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क ऑल्सो। और उसके अलावा वो लोग डैम बनाने में, सिंचाई में और दूसरे जो पब्लिक वर्क होते थे उसमें भी वो काम करते थे। न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय देम। और इन्हीं अहम ने चावल उगाने का एक नया तरीका भी निकाला था। द सोसाइटी ऑफ अहम वॉज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स। अहम जो थे वो क्लान्स और खेल्स में डिवाइडेड थे। आर्टिशंस इन द अहम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस। अच्छा, जो कलाकार जो थे अहम एरियाज में वो पास के जो राज्य थे वहाँ से आए थे, क्योंकि इसमें आर्टिशंस की जो कास्ट थी वो बहुत ही कम थी। अ खेल ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सेवरल विलेजेस। खेल जो होता था वो कुछ विलेजेस के ऊपर कंट्रोल करता था। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। किसान को उसकी विलेज कम्युनिटी के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे। बिना कम्युनिटी की परमिशन के राजा भी उसको नहीं ले सकता था वापस। द अहम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गोड्स। वो अपने जो ट्राइबल गोड भगवान होते थे उनको वो वर्शिप करते थे। हाउ एवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग की जो फर्स्ट हाफ था उसमें ब्राह्मणों का प्रभाव बड़ा था। द किंग ग्रांटेड लैंड टू द टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास। राजा जो होता था वो मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों के लिए भूमि दान में देता था। हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन द रीन ऑफ शिव सिंह। शिव सिंह का जब शासन था तब हिंदुइज्म एक प्रीडोमिनेंट हो गया था, एक मुख्य धर्म हो गया था। बट इवन आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म द अहम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स। कि हिंदुइज्म अपनाने के बाद भी जो अहम राजा थे उन्होंने पूरी तरीके से अपने उनकी जो परंपराएं थी
उनका त्याग नहीं किया था। अहम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहम सोसाइटी बहुत ही सभ्य समाज था। लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू पोइट्स एंड स्कॉलर्स। जो कवि होते थे, विद्वान होते थे, उन्हें भूमि दान में दी जाती थी। इनकरेजमेंट ऑफ थिएटर वॉज देयर। वहाँ पर ड्रामा वगैरह भी होता था। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती थी, जो कविताएं या साहित्य होता था, उसका वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीस, है ना, जो हिस्टोरिकल वर्क जिसको कि बुरंजीस के नाम से जाना जाता था, वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन अहम लैंग्वेज। वो सबसे पहले अहम लैंग्वेज में ही लिखा गया था, उसके बाद आसामी लैंग्वेज में लिखा गया था। बुरंजीस सबसे पहले अहम वाली लैंग्वेज में लिखा गया था, उसके बाद आसामी में लिखा गया था। तो यहाँ पर इतना सारा सब ट्राइब्स के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट वेरियस एंड मेनी सोशल चेंज दैट टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। उस पीरियड में जब हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में बहुत सारे सामाजिक बदलाव आए थे। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल इंटरेक्ट, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। दिस इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज। तो इस इंटरेक्शन की वजह से दोनों तरीके का समाज जो था वो आया और उसमें चेंजेस हुए। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डिफरेंट लिवलीहुड्स। हाँ, बहुत सारी जनजातियाँ थी, वो अलग अलग तरीके से कमा कर खाते थे। मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, उसमें से बहुत सारे जो जाति प्रथा वाला जो समाज था उसमें मिल गए थे, है ना, टाइम के चेंज के साथ। हाउ एवर अदर जो थे उसमें से और कुछ जो थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया था। हिंदुइज्म जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कुछ जातियाँ तो उसमें इवॉल्व हो गई थी और कुछ उसमें नहीं हुई थी। दस दे बिकेम, और उसकी वजह से ये जो ट्राइब थी वो ज़्यादा पॉलिटिकली क्या हो गई थी, पावरफुल हो गई थी। इस वजह से उनके बीच में क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, और फिर एम्पायर्स और किंगडम के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फिर वो कभी कभी बहुत बड़ा भी हो गया था और मोर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भी हो गया था। ठीक है, अब एक और है आप यहाँ पर मंगोल, उनके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। मंगोलिया, अपने एटलस में देखो मंगोलिया। हिस्ट्री में ये एक बहुत अच्छे चरवाहे के नाम से जाने जाते थे। हंटर गेदरर और चरवाहे की जनजाति थी, है ना। वो जो सेंट्रल एशिया है उसके ग्रासलैंड में यानी स्टेपीज वाले ग्रासलैंड में रहते थे, फॉरेस्टेज एरिया में रहते थे। 1206 में गेंगिस खान था, उन्होंने क्या किया था, मंगोल को और तुर्किश जो ट्राइब है इन दोनों को उन्होंने एक करके एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना दी। और जब उसकी डेथ हुई 1227 में, है ना, तब वो एक बहुत बड़ी एरिया का रूलर था। उसके जो आगे आने वाले जो उसके जो बेटे वगैरह या उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। और उस बड़े एम्पायर में रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, एशिया का पार्ट, है ना, तो ये सारे एरियाज थे। अब मंगोल्स जो थे वो बहुत ही, उनकी जो मिलिट्री थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी और बहुत अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, है ना। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड एथनिक ग्रुप्स। वो एक बहुत दूसरे जो पारंपरिक ग्रुप थे और जो रिलीजियस यानी धर्म थे उनको भी वो सपोर्ट करते थे। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद जो टिक द करेक्ट वाले आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर है, फिलअप है, तो वो सब आपको यहाँ तो करवाने के साथ ही साथ क्या होगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टिक द करेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोसाइटीज दैट डोंट फॉलो द सोशल रूल्स प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण। ब्राह्मणा ने उन सोसाइटी को क्या बताया जो सोशल रूल फॉलो नहीं करती थी, उनको बताया था ट्राइब्स। एम्परर अकबर मेड अ गखार चीफ नोबल नेम। गखार चीफ नोबल नेम का क्या नाम रखा था, राजा कमाल खान। फिर थर्ड है द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीस लिव्ड इन द, जो शेफर्ड ट्राइब थी गद्दीस की वो कहाँ रहती थी, वो वेस्टर्न हिमालयाज में रहती थी। फिर है फोर्थ नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स वर बंजारास। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड कौन थे, बंजारास थे। फिर 5 गढ़ इज डिवाइडेड इनटू 84 विलेज दैट इज नोन एज 84। क्या नाम था उसका, क्या कहते थे, 84। ठीक है, फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश सर्व्ड एज सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी ट्राइब्स। एग्रीकल्चर, फर्स्ट में क्या आएगा आपके, एग्रीकल्चर जो थे वो बहुत सारी ट्राइब का लिवलीहुड का सोर्स था। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड वाला देखो, इन 1591 डैश अटैक एंड डिफीटेड द चेरास। राजा मान सिंह ने क्या किया, उनको अटैक किया था और डिफीट किया था। फिर थर्ड नंबर है लॉन्ग डिस्टेंस वर ट्रेवल्ड बाय।
कौन से होते हैं अपने जानवरों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, तो दैट आर नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। स्पेलिंग्स आपको बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। फोर्थ नंबर है डैश कल्टिवेशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय गोंड्स। गोंड्स कौन सी कल्टिवेशन करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। कौन सी कल्टिवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। फिर आता है द मुगल्स अंडर डैश अटैक द अहम किंगडम इन 1662। 1662 में अहम किंगडम पर मुगल्स ने किसके अंडर में अटैक किया था, तो वो थे मीर जुमला। किस कौन था वो, मीर जुमला के अंडर में अटैक किया था। उसके बाद आता है आपका ट्रू फॉल्स। नंबर फर्स्ट, सोसाइटी ऑफ अहम वॉज डिवाइडेड इंटू क्लान्स और खेल्स। इट इज ट्रू, अहम जो थे वो खेल्स में डिवाइड थे। सेकेंड है वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल डिड नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो इट इज रॉन्ग, फॉल्स। नंबर थ्री, रानी दुर्गावती वॉज द डॉटर ऑफ दलपत राजा। रानी दुर्गावती दलपत राजा की वाइफ थी, ना कि उनकी डॉटर थी, सो इट इज रॉन्ग। नंबर फोर, अहम्स एनेक्स द किंगडम ऑफ चौथियास एंड कुछ हाजो। ये इट इज ट्रू, ओके। उसके बाद नंबर फाइव, फोर्स लेबर इन अहम वर नोन एज पाइक्स। जो फोर्स लेबर थी उसको क्या कहते थे, पाइक्स कहते थे। इट इज ट्रू, ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सभी के सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।